Hello friends, welcome to the channel of Career Path. कल हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने फाइनेंशियल प्लानिंग में ओवर कैपिटलाइजेशन को पढ़ा था। ओके, सो आज हम इसके जो कि हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ दिए थे इसके फैक्ट्स से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एंड टाइम रहा तो हम अंडर कैपिटलाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। गेट टू स्टार्ट। ठीक है, वो ओनर मतलब उसके जो शेयर होल्डर हैं कंपनी, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है, सोसाइटी पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। हमने पिछली बार ये देख लिया था कि ऑन द कंपनी इफेक्ट कौन कौन से पड़ते हैं, ऑन शेयर होल्डर्स पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं, ऑन सोसाइटी पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो आज हम इन्हीं को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट पॉइंट में देखें तो इफेक्ट ऑन द कंपनी की कंपनी पर कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ गुडविल। कि गुडविल क्या होती है? कंपनी की इमेज होती है, और कंपनी की इमेज का क्या हो रहा है? लॉस हो रही है। कैसे कंपनी की इमेज लॉस हो सकती है? क्योंकि जब ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में कंपनी क्या करती है? कंपनी अर्न करती है लेस प्रॉफिट। कंपनी को बहुत कम प्रॉफिट होता है। ठीक है, कंपनी की अर्निंग बहुत कम हो जाती है, जिससे कि कंपनी की अर्निंग का सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? कंपनी के शेयर्स के ऊपर। कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो क्या करने लग जाए, उनकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, अगर शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्या होगा, उसका लेवल भी क्या होगा? गिर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक कंपनी जिसके शेयर सेल होते हैं बिलो द फेस वैल्यू, मतलब मान लो फेस वैल्यू जो थी कंपनी के शेयर्स की वो 10 रुपये थी। ठीक है, लेकिन अब उसके सेल कितने में हो रहे हैं? कि जब कंपनी क्या कर रही है? अर्न कम कर रही है। ठीक है, अर्निंग उसकी रिड्यूस हो गई है, तब ये फेस वैल्यू कम होकर 8 रुपये की आ जाती है। इट मीन्स ये इफेक्ट 2 रुपये का जो इफेक्ट पड़ रहा है ये किस चीज़ के ऊपर पड़ रहा है? क्योंकि कंपनी की जो इमेज है वो डाउन चली गई है। ओके, इसलिए हमें डिफ़िकल्ट होता है इम्प्रूव करना गुडविल। कंपनी की जो गुडविल है मार्केट के अंदर उसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंपनी जो है वो अर्न ही बहुत कम करती है ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में। तो सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी गुडविल के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है पुअर क्रेडिट वर्थनेस। क्रेडिट वर्थनेस मीन्स होता है कि लोन वगैरह प्रोवाइड करना। कंपनी को फंड्स चाहिए। ठीक है, कंपनी को फंड्स चाहिए कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, रन करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। और ये फंड्स उसे किस रूप में मिल सकते हैं? इक्विटी से मिल सकते हैं, डेब्ट से मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो डेब्ट से जब वो बोरो करती है फंड्स, ठीक है, डेब्ट से तो वो बोरो करेगी, इट मीन्स ये किसका रूप है? लोन का रूप है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें क्या देना पड़ता है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इसमें। अब डेब्ट वैसे तो चीपर होते हैं। ठीक है, डेब्ट तो चीपर होते हैं, लेकिन डेब्ट जो इंस्टीट्यूशन देंगे वो ये भी तो देखेंगे कि कंपनी की ऐसी हालत है कि कंपनी उनकी प्रिंसिपल अमाउंट को वापस कर सकती है, उनकी जो इंटरेस्ट का जो उसका रेट है क्या कंपनी उसको वापस कर सकती है। मतलब सारे एस्पेक्ट देख के ही तो कोई बंदा आपको क्या देगा? लोन देगा। अदरवाइज लोन कैसे दे सकते हैं? लोन तो नहीं देंगे। तो ये डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, लोन देने में। तो हम क्या करेंगे, जो हमें फंड्स की ज़रूरत होगी तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमें लोन लेने में और क्रेडिट लेने में एट ए चीपर रेट इंटरेस्ट, मतलब कि बहुत ही कम रेट के ऊपर आपको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट इन ऑब्टेनिंग कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल ऑब्टेन करने में डिफ़िकल्टीज आती है, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आप अर्न बहुत ही कम कर रहे हो, आपको अपनी कैपिटल चाहिए, ठीक है, आपको ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए प्रोग्राम को, ठीक है। बट इन्वेस्टर्स, जो कि आपकी कंपनी के जो इन्वेस्टर्स थे, वो तो पैसा लगा ही देंगे अब, लेकिन जो आप बाहर से अगर कहीं से भी आप फंड्स रेज करना चाहोगे, तो वो इन्वेस्टर्स का भी जो कॉन्फिडेंस है वो लॉस्ट हो चुका है कंपनी में। तो वे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो आपकी कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा। तो इसीलिए आपको जो है कैपिटल नहीं मिलेगी, कैपिटल मिलने में आपको क्या हो सकती है, डिफ़िकल्टीज आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी की एफिशिएंसी भी डिक्लाइन चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक लॉस को कवर करोगे दूसरा लॉस करने के लिए, आपने एक खर्चा करने के लिए आप दूसरा डबल खर्चा कर दोगे, ठीक है, जो कि कंपनी में है। और इसकी ऑल ओवर द अवर जो भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो ऑल ओवर एफिशिएंसी पे पड़ेगा। जो भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपकी एफिशिएंसी पर पड़ेगा, कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जिसमें आप क्या करते हो, आप एडुकेटली प्रोविज़न नहीं बना सकते, ना डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न बना सकते, ना रिपेयर का, ना रिनोवल का। मतलब आप कोई भी अगर आपका प्रोविज़न नहीं बना रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव होगी, आपकी एफिशिएंसी तो डिक्लाइन चली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपकी क्या बात करता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लॉस ऑफ मार्केट, कि कंपनी कहीं दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। क्यों? क्योंकि ओवर अंतर्गत आपके क्या हो गए, शेयर ही खत्म हो गए, मतलब डिक्लाइन चले गए, शेयर की वैल्यू ही कुछ नहीं रही है, ठीक है। कोई इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगाना ही नहीं चाहता है, कंपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकती है, ठीक है। आप अगर कोई भी सामान को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कॉस्ट, जाहिर सी बात है, वो दूसरे कंपनी के कॉम्पिटिटिव में आपकी कॉस्ट जो है वो हाईयर आएगी। अगर कॉस्ट हाईयर आती है तो कोई कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, ऑल ओवर द सिचुएशन आपकी क्या हो रही है कि जो कंपटीशन से आप बाहर हो चुके हो, ओवर कैपिटलाइजेशन में आप कंपटीशन से बाहर कर दिए गए हो, आप कंपटीशन के अंदर रहते नहीं हो। क्योंकि कंपटीशन के अंदर तो वही रह सकता है ना जो प्रोड्यूस करे अपने गुड एंड सर्विसेज को एट ए कम्पिटिटिव रेट पे, जो मार्केट में जिस रेट पे सामान बिक रहा है, जिस रेट पे अगर सामान बिक रहा है, अगर आप उसी कॉस्ट में अवेलेबल करा सकते हो उस सामान को, दैट इज़ आप क्या रह सकते हो, कंपटीशन में रह सकते हो। अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर हो, तो इसलिए अपनी मार्केट को भी खो देता है। इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ये वे प्रॉफिट्स होते हैं जो जनरली होते ही नहीं। मतलब कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए कंपनी क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है अकाउंट्स का, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट दिखा देती है अपने प्रॉफिट्स को, जो जनरली है भी नहीं ना, वे भी प्रॉफिट दिखा देती है, ठीक है। अपनी कैपिटल में से इतना पेमेंट, डिविडेंड का पेमेंट कर दिया गया है इन्फ्लेटेड प्रॉफिट को मान के, मतलब मैनिपुलेशन किया जा रहा है यहाँ पे अकाउंट्स का, ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नीचा जा सके और इन्वेस्टर्स आपके कंपनी में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओके। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, अब कंपनी का इतनी स्थिति आ गई है कि कंपनी की ऐसी कंडीशन हो गई है कि कंपनी क्या कर सकती है, अब लिक्विडेट कर सकती है। ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी जो है वो लिक्विडेशन की सिचुएशन में जाएगी, ठीक है, अगर वो ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं लेती अपने रीऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनी अपने आप को रीऑर्गेनाइज नहीं कर लेती है, रीऑर्गेनाइज अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर्स को अगर वो रीऑर्गेनाइज नहीं करती है, तो कंपनी कहाँ चली जाएगी, लिक्विडेशन में जा रही है, ठीक है। और रीऑर्गेनाइज, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपको क्या है, आपको फंड्स तो मिल ही नहीं रहे हैं, ना डेब्ट से मिल रहे हैं, ना आपको इक्विटी से मिल रहे हैं, आपको कहीं से फंड्स ही नहीं मिल रहे हैं, तो आपको जाओगे कहाँ पे। तो कंपनी क्या जा रही है, लिक्विडेशन की सिचुएशन में जा रही है, कंपनी बंद होने के कगार पर खड़ी हुई है।
ये तो थे हमारे पास कंपनी के बारे में। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स क्या पड़ता है हमारे शेयर होल्डर्स पर। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? रियल ओनर होते हैं कंपनी का, और ये सफ़र करते हैं मोस्ट ऑन अकाउंट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन के जितने भी इफेक्ट्स होंगे वो अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट बात करें रिड्यूस डिविडेंड। ये क्या करें, इसमें इनका जो डिविडेंड है वो क्या हो गया? कम हो गया। डिविडेंड कैसे कम हो गया? कंपनी जो है वो अर्न क्या कर रही है? वो कम ही अर्न कर रही है, ठीक है। जितना वो अर्न करेगी, अगर वो सारा का सारा आपको डिविडेंड भी दे रही है तो भी आपका जो डिविडेंड है वो नहीं दे पा रहे। जब कि आपका अगर प्रॉफिट्स होता और तब कंपनी आपको डिविडेंड देती, वो थोड़ा ज़्यादा ही डिविडेंड होता। अब जबकि लॉस में चल रही है तो कंपनी आपको डिविडेंड भी कम हो जाएगा डिविडेंड का देना, ठीक है। और जो उसका रेट है, डिविडेंड जिस रेट पे दिया जाता है वो भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास तो आते आते प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। क्योंकि कंपनी को सबसे पहले किस चीज़ को पूरा करना होता है? सबसे पहले अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कंपनी को, तो सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले कंपनी जो है वो डेप्ट, जहाँ से उसने मनी को बोरो किया है, वो उनके पैसे एक फिक्स रिटर्न में लौटाएगी, उनको इंटरेस्ट देगी, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, ये कहेंगे कि इनके बाद में इनका एक फिक्स रिटर्न है, उनको दो। फिर लास्ट में बारी आती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो कंपनी जब डेब्ट वालों को देगी, प्रेफरेंस वालों को देगी, आई डोंट थिंक कि इक्विटी वालों के पास कुछ बचेगा देने के लिए, क्योंकि कंपनी क्या है? ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में बहुत ही कम अर्न कर रही है, जिससे कि वो अगर इन्हीं सब में बांट देती है तो कंपनी रिटेन भी नहीं कर पा रही है। रिटेन नहीं कर पा रही है तो कंपनी की ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए उनका जो रिड्यूस है, उनका जो रेट पे जो रिड्यूस, जिस रेट पे वो अर्निंग होती थी शेयर होल्डर्स की, वो अब क्या हो गया? रेट रिड्यूस्ड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, कि वैल्यू, शेयर्स की जो वैल्यू है ना वो गिर गई है। शेयर्स की वैल्यू कैसे गिर गई है? क्योंकि आप लो रेट अर्निंग कर रहे हो, कम डिविडेंड दे रहे हो, तो इससे मार्केट वैल्यू जो शेयर्स की होगी वो ऑब्वियसली बात है गिरेगी ही। शेयर होल्डर सफ़र करेंगे क्लोज कैपिटल में ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपके पास अर्निंग भी नहीं है, अर्निंग आपकी कम हो रही है, लो रेट का आप अर्निंग कर रहे हो, लो रेट की अर्निंग कर रहे हो। किसकी अर्निंग कर रही है? लो रेट की शेयर होल्डर्स की अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो जो शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो भी क्या चली जाएगी? लो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन किस में हो रही है? सारी की सारी सिचुएशन आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनएक्सेप्टेबल एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल सिक्योरिटीज ये एक स्मॉल वैल्यू की सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जिसे कौन इशू करता है? बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करता है, ठीक है। ये मनी की फॉर्म में दी जाती हैं, मतलब कि आप इन सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, आपके उसके बदले मनी मिल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है शेयर होल्डर को इनसे मनी को बोरो करना, ओके। तो ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में शेयर होल्डर्स के पास जब पैसे ही नहीं हैं तो वो सेल और परचेज तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो अर्निंग ही बहुत ज़्यादा कमाई है, तो वो सेल और परचेज तो करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए उन्हें इससे पैसे बोरो करना जो है, मनी को लैंड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन आपकी एक बिड होती है जहाँ पे आप डीलिंग करते हो, मतलब जहाँ पे आप बोली लगाते हो, ऐसे कहते हैं ना बोली लगानी, वो लगाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो ये स्पेकुलेशन एक ऐसी टर्म है जहाँ पे आपका क्या होगा, शॉर्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो? लॉन्ग प्रॉफिट, या फिर आप कह सकते हो हाई प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट क्या कर सकते हो? आप अर्न कर सकते हो, वो भी शॉर्ट टाइम में। स्पेकुलेशन एक ऐसी चीज़, ठीक। अब आपके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। स्पेकुलेशन कौन कर सकता है? जिसके पास पैसे हों, मनी हो। आपके पास तो मनी वैसे ही नीचे जा रही है आपकी डाउन में, तो आपका स्पेकुलेशन भी आप नहीं कर सकते। लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन।
रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन आपका स्ट्रक्चर करोगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज करोगे ना, जिसमें आपके एक्यूमुलेटेड जो भी आपके पास लॉसेज आए हैं आप उसको क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। क्या आप इसे राइट ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर हम इस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को अगर हम राइट ऑफ करने चले ना तो हमारी कैपिटल रिड्यूस्ड हो जाएगी और इसका रिजल्ट सीधा का सीधा हमारी शेयर्स की वैल्यू पर पड़ेगा और इससे किसको लॉस होगा? जाहिर सी बात है, ओनर को लॉस होगा। आगे आते हैं हमारे पास इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी की। सोसाइटी के ऊपर हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन जो है वो कंपनी को ही इफेक्ट नहीं करती, वो सोसाइटी को भी पूरी तरीके से इफेक्ट करती है। अब वो कैसे इफेक्ट करती हैं, वन बाय वन देखते हैं। लॉस टू कंज्यूमर, वे अपने कंज्यूमर को खो देते हैं या फिर कंज्यूमर को कैसे लॉस होता है। अब पहले अगर कंपनी जो है वो प्रॉफिट में चल रही थी, ठीक है, तो कंज्यूमर थे कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले, ठीक है, उनको क्या मिलता था? हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता था और लो रेट पे मिलता था, रेट कम होता। अब जबकि कंपनी जो है वो क्या चली गई है, ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन में आ गई है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? कमा तो कम रही है ना, वो कंपनी कमा कर रही है, प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो वो कंज्यूमर से भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आएगी, वो जो उसकी जो कॉस्ट चार्ज करेंगे वो भी हाई चार्ज करेंगे और जो उनकी क्वालिटी जो उन्हें मिलेगी, द प्रोडक्ट की जो क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही पुअर होगी। ओके, तो इसीलिए वे कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का भी लॉस हो रहा है कि वो ज़्यादा कॉस्ट भी ज़्यादा दे रहे हैं और क्वालिटी भी उन्हें इतनी अच्छी मिल नहीं रही है, ठीक है, कॉस्ट भी वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्वालिटी कुछ मिल ही नहीं रही है, तो वे सोच रहे हैं कि भैया इससे लेना ही क्यों है, हम किसी और पे चले जाएंगे, वो शिफ्ट हो जाएंगे अपना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लेस टू वर्कर्स, लॉस टू वर्कर्स, वर्कर्स का भी लॉस हो रहा है। वर्कर्स को क्या चाहिए? वर्कर्स को अपने किससे मतलब होता है? वर्कर्स को मतलब होता है अपनी वेजेस से, ठीक है, वर्कर्स को किससे मतलब होता है? वर्कर्स को मतलब होता है उसकी वेजेस। अब कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो गई है, वो वेजेस भी उसकी रिड्यूस कर दी गई है और जो भी उसके वेलफेयर की जो फैसिलिटीज़ थी वो भी रिड्यूस्ड हो गई हैं, ठीक है, कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, कोई बोनस नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, जो डिमांड करते हैं वर्कर्स वो डिमांड भी उनकी फुलफिल नहीं हो रही है। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब वर्कर्स जो हैं अपनी जॉब को भी खो सकते हैं, उन्हें जॉब से भी निकाला जा सकता है, उनके रिस्टेटमेंट, ले ऑफ्स वगैरह, मतलब सारी की सारी जो चीज़ें हो रही हैं ओवर कैपिटलाइजेशन में अगेंस्ट ऑफ द वर्कर्स हो रही हैं, तो इसीलिए वर्कर को भी हानि होती है क्योंकि उनकी जॉब छिन जाएगी। कंपनी तो ओवर कैपिटलाइज हो रही है, कंपनी कुछ तो कमा रही है, वर्कर की तो जॉब चली जाएगी, फिर वर्कर क्या कमाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, अंडर और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हमारे पास स्कैर्सिटी बनी होती है, मतलब कमी होती है रिसोर्सेज की, ठीक है, तो रिसोर्सेज का हमें हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ठीक है, हमेशा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर हम रिसोर्सेज का करेंगे वो उतना ही हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी साबित होगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, हमने रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन कर दिया है, हमने उसको प्रॉपरली यूटिलाइज्ड ही नहीं किया है या फिर अंडर यूटिलाइजेशन कर दिया है, मतलब उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं रिसोर्सेज को। अगर हमें यहाँ तक यूटिलाइजेशन करना था तो हम सिर्फ यहाँ तक करके बैठे हैं, हमने इतनी जो अमाउंट है वो रहने दी है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि रिसोर्सेज का अगर हमने यूटिलाइजेशन ही प्रॉपर नहीं किया है, इससे क्या होगा, किसको नुकसान है? इससे हमारी सोसाइटी को ही नुकसान है क्योंकि सोसाइटी में हमारे पास लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज ही अवेलेबल है। आपके पास रिसोर्सेज होते हुए भी आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, गैम्बलिंग इन शेयर्स, शेयर्स की भी गैम्बलिंग होती है।
एक सोशल इविल होता है ओवर कैपिटलाइजेशन का, प्रमोशन करने के लिए अपनी हैबिट्स को गैम्बलिंग का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये स्कोप प्रोवाइड करता है गैम्बलिंग करना आपको शेयर्स में। एक कंपनी की शेयर्स की आप क्या करते रहते हो, गैम्बलिंग करते रहते हो, ठीक है। रिसेशन, रिसेशन का वर्ड हमें हमेशा इकोनॉमी में सुना है, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। रिसेशन के टाइम पे क्या होता है, रिसेशन के टाइम पे आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, परचेजिंग पावर आपकी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। रिसेशन के टाइम पे यही तो दो चीज़ें होती हैं, परचेजिंग पावर आपकी कम हो रही है, क्वालिटी आपकी कम हो रही है, ठीक है। लॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में भी इंक्रीज होते हैं लॉस, पुअर क्वालिटी हो जाती है प्रोडक्ट की, आप अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी, आपके वेज रेट डिक्लाइन चले गई, परचेजिंग पावर कम हो गई लेबर की। ये जो टेंडेंसी है ग्रेजुअली आपको इफेक्ट करती है इंटायर इंडस्ट्री को, एक से सोसाइटी को ही इफेक्ट नहीं करती, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करती है, जिससे कि इकोनॉमी में क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, रिसेशन आने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब इसकी रेमेडीज क्या क्या हैं, रेमेडीज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, क्या क्या रेमेडीज हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन अगर हो जाता है तो अब हम कौन कौन सी हमारे पास ऐसी रेमेडीज हैं जिससे कि हम इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकें। अगर हम मान के चलें ओवर कैपिटलाइजेशन एक राइटली अगर हम कंपेयर करें एक वेरी फैट पर्सन के साथ, ठीक है, जिसके मतलब एक बहुत मोटा बंदा है जिसके पास ना बहुत सारी की डिसीजेज हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं उसको, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो अपने वेट को जो है कम करना चाहते हैं इमीडिएटली, ताकि वो उन सारी बीमारियों से जो है राहत पा सके। तो उसी की तरह ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी जो है वो भी अपना वेट को रेड करना चाहती है, क्योंकि वो उसमें धंसती चली गई है। ओवर कैपिटलाइजेशन से किसी कोई भी प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, हमेशा लॉस ही लॉस 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 हो रहा है। हमारे सारे शेयर होल्डर्स चले गए, कंज्यूमर चले गए, हमारी कंपनी ही अपना जो उसकी एग्जिस्टेंस थी वो कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में कुछ सही नहीं हो रहा है, सब कुछ उसके अगेंस्ट हो रहा है, दैट इज इट। तो ओवर कैपिटलाइजेशन में अपने आप को निकालने के लिए कंपनी बहुत सारी रेमेडियल मेजर्स कर सकती है, जैसे कि अपनी मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है, रिड्यूस कर सकती है जो हाई इंटरेस्ट के जो वो डेट्स को बियर करती है उसको वो रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकती है। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन को आपको अपना कर क्या कर सकते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन से राहत पा सकते हैं, उसकी रेमेडीज हैं, उसके उपचार है। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो एफिशिएंटली काम करें, और वो उसे ट्राई करना चाहिए जो भी उसके पास जो भी एक्सेस एक्सपेंडिचर हो रहे थे, मतलब जिस एक्सपेंडिचर की कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको ये देखना चाहिए जिस एक्सपेंसेस की उसको ज़रूरत नहीं है, या फिर वो मतलब कि आप उसके बिना रह सकते हो उस एक्सपेंसेस को किए बिना, तो आपको जो है उस एक्सपेंसेस को नहीं करना है, आपको करप्ट कर देना है ऐसे एक्सपेंसेस को। तो अर्निंग कैपेसिटी जो है इससे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, और आप क्या कर पाओगे, केयर मस्ट बी टेकन टू स्पेंड एवरी सिंगल रुपये इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिक मैनर। कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 1 रुपया कहीं पे मेरा स्पेंड हो रहा है ना, 1 रुपया अगर 1 रुपया मेरे पास कहीं पे स्पेंड हो रहा है ना, तो उसके मुझे 1.50 रुपीज़ जो है वो मिलने चाहिए। अगर इतना नहीं होता ना, अगर इतना नहीं हो पा रहा है, अगर मैं 1 रुपया मैं स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे 0.50 रुपीज़ मिल रहे हैं, दैट इज़ नॉट ए प्रॉफिट, इट इज़ ए लॉस। एंड हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट में जाना है, तो हमें 1-1 रुपये का हिसाब रखना चाहिए कि 1 रुपया अगर मेरा कहीं पे लग रहा है वो मुझे कहीं वहाँ से एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो मैनेजमेंट है वो अगर एफिशिएंटली इस तरीके से काम करेगी तो हम ज़रूर ओवर कैपिटलाइजेशन से राहत पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपने प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को हमें
फिक्स्ड अमाउंट में क्या देना पड़ता है, फिक्स परसेंटेज में देना पड़ता है, फिक्स परसेंटेज में। तो इसलिए हमें उन्हें क्या देना पड़ता है, हाई रेट के भी डिविडेंड। अगर हम उन्हें ये डिविडेंड ना दें तो क्या हम इससे जो हमारे पास जो भी पैसा था, क्या हम उसको रिटेन नहीं कर सकते हैं कंपनी में? अगर वो कंपनी में पैसा रिटेन हो जाएगा तो क्या इससे रेज नहीं हो जाएंगे शेयर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा मिलने लग जाएगा। और इससे क्या होगा, कंपनी ग्रोथ भी कर सकती है, क्योंकि कंपनी में पैसा होगा तभी तो कंपनी आगे चलेगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके जो हाई रेट का डिविडेंड है ना, वो नहीं देना चाहिए, उसे रिडीम कर देना चाहिए। रिडक्शंस ऑफ फंडेड डेब्ट्स, जो भी हमने डेब्ट से उठाए हैं, ठीक है, डेब्ट से अगर हमने पैसा लिया है तो वो हमें लो रेट पे लेना चाहिए हमेशा, हायर रेट कभी नहीं लेना चाहिए। अगर हमने हायर रेट से पैसा उठाया है तो हमें इसे लो कर देना चाहिए और प्रिपेयर करना चाहिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को आउट ऑफ फ्रेश। जब भी हम कोई बोरोइंग करते हैं वो लो रेट पे होनी चाहिए और उसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को पहले ही प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं हुए तो हम उसकी जो है इंटरेस्ट की पेमेंट कहाँ से करेंगे। तो हमें सबसे पहले यही काम करना चाहिए कि हमारे जो डेब्ट्स हैं, एक तो हम उन्हें हायर से ले ही ना, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर ले भी रहे हैं तो भी हमें उन्हें कम करना चाहिए और उनके लिए हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्रिपेयर करना चाहिए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को हमें रीऑर्गेनाइज करना है। अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू को अगर हम रीऑर्गेनाइज करेंगे तो इससे हमारी जो ओवर कैपिटलाइजेशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर होल्डर जो हैं वो अपोज कर देते हैं इस प्रपोजल को, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो इंटरेस्ट है इक्विटी का वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है और जो अमाउंट अवेलेबल होने वाली होती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो शेयर कैपिटल जो भी यूटिलाइज करते हैं, तो हमें करना चाहिए कि हमें जो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स रखी हुई या फिर ओवर वैल्यूड जो एसेट्स हैं जो कि यूटिलाइज हो ही नहीं रही है, हम उसको क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल को राइट ऑफ करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी कंपनी में कहीं फिक्टिशियस एसेट्स हैं, अगर है तो उसे राइट ऑफ करो, जो भी हमारे पास ओवर वैल्यूड की कोई एसेट्स हैं तो उसे भी राइट ऑफ करो। ये एंट्रीज दी हुई है, किस चीज़ की एंट्रीज दी हुई है, ये रिडक्शन की एंट्रीज दी हुई है कि आप कैसे रिडक्शन करते हो ना, कैपिटल रिडक्शन, तो उसके लिए कुछ एंट्रीज दी हुई हैं। जैसे अगर आप प्रेफरेंस शेयर से करते हो तो आपके प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में 25 लाख रुपए हैं, कैपिटल की रिडक्शन आपने 5 लाख रुपये से कर दी, तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास में कितने बच गए, 20 लाख रुपये बच गए। इक्विटी शेयर्स कैपिटल के पास में 20 लाख थे, इक्विटी शेयर कैपिटल को आपने कितने दे दिए, 15 लाख रुपये दे दिए, तो 5 लाख आपके क्या हो गए, कैपिटल रिडक्शन में बच गई। तो 5 यहाँ पे बच गए, 5 यहाँ पे बच गए, टोटल कितनी अमाउंट हो गई, 10 लाख रुपए। अब इस 10 लाख रुपए को आप कहाँ स्पेंड कर सकते हो, कितना आपने प्रॉफिट घोषित कर दिया आपने 4 लाख रुपए का, 1 लाख के आपने एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ कर दिया, बिल्डिंग के लिए आपने 3 लाख रुपए लगा लिए, गुडविल के आपने 2 लाख रुपए लगा लिए। तो इस तरीके से आप इस मैनर में जो आपने कैपिटल को रिड्यूस किया है उसे इस मैनर में अगर आप एडजस्ट करोगे तो आप ओवर कैपिटलाइजेशन से छुटकारा पा सकते हो, उसे रेक्टिफाई कर सकते हो ओवर कैपिटलाइजेशन को। करते हैं, कल हम इसके अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमने ओवर कैपिटलाइजेशन का जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कल हम अंडर कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन के क्यों होता है, कॉजेज़ क्या है, उसके इफेक्ट्स किसके ऊपर पड़ते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती हैं, तो ये सारा हमने कवर कर लिया अच्छे से। और अंडर कैपिटलाइजेशन का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ओके।